हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना कक्षा 8वीं का अध्याय 2.2। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके उदाहरण से, तो चलिए सबसे पहला उदाहरण लेते हैं। हमारा उदाहरण पहला दिया हुआ है, परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। मतलब क्या हुआ है कि इसके दुगने में क्या जोड़ा जाए, मतलब इसके दुगने में क्या जोड़ा जाए कि मुझे 3/7 प्राप्त हो। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या जोड़ा जाए, तो हम लोग करेंगे दुगने में माना x जोड़ने पर, माना x को जोड़ने पर। ठीक है, ठीक से लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाए। माना x को जोड़ने पर, ठीक है। इसके दुगने में मैंने जोड़ दिया x को, मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, 3/7। अब यहां पे जो भी x होगा ना वो संख्या होगी। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपस में कैंसिल तो हो नहीं रहा है, हम लोग करेंगे 7 दूनी 14/3। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर x के पास ये काय में है, प्लस में है, इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, चलिए 7 तिया 21, क्या हो जाएगा, देखिए 3 का जब 7 में भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 तिया 9। ऐसे ही 3 का जब 21 में भाग देंगे तो 7, तो 14 सत्ते कितना होता है, 98, 98। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, यहां कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, या यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे हो जाएगा 7 तिया 21, 21 का जब 7 में भाग देंगे, 21 का 7 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 का जब 7 में भाग देंगे तो 3, तो 3 तिया 9, और 3 तिया 9 के बाद कितना हो जाएगा, जब 21 का 3 में भाग देंगे तो आ जाएगा 7, 7 का जब 14 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 98, 98 और 9 कितना होता है, 107/21। तो वो संख्या क्या आ गई, 107/21। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। क्या करा, पहले फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए। तो देखिए इसके दुगने में क्या जोड़ा जाए कि मुझे उत्तर 3/7 मिले। मैंने वो x जोड़ा, फिर क्या मिला, 2 का मैंने गुणा 7 में किया तो 2 सत्ते 14/3, इसको मैं इधर लेकर आ गया। इधर लेके आने के बाद ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे दोनों जो थे 7 तिया 21, 3 का गुणा मैंने यहां पर 7 तिया 21, 3 तिया 9, 14 सत्ते 98, दोनों को प्लस किया 107, 107/21 मेरा आंसर आ गया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बोलो आ गया समझ में, आ गया समझ में, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आयत का परिमाप सबसे पहले आयत क्या होता है, ये रहा मेरा आयत, ये रहा आयत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये आयत का परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है उसकी चारों तरफ, मतलब ये है इसकी चौड़ाई, ये भी है इसकी चौड़ाई, ये है लंबाई और ये है लंबाई। तो 2 चौड़ाई और 2 लंबाई कितना हो जाएगा, मैं एक बार परिमाप समझा देता हूं। मतलब दोनों को गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो हमारा पेन गिरा दिया आप लोगों ने, है ना। तो ये हो जाएगा 2 चौड़ाई प्लस 2 लंबाई, 2 को कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा चौड़ाई प्लस लंबाई। तो इस तरह से ये परिमाप का सूत्र बनता है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझिए। तो क्या दिया है, आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई क्या दी हुई है, उसकी चौड़ाई दी हुई है कितनी, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई याद कीजिए। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको मान लो x, हल। माना कि लंबाई x है,
ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई लिख लेते हैं 2 सही 3/4 को मैं लिख लेता हूं 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4, 4 दूनी 8, दोनों को प्लस करते हैं, जो भी आंसर आता है उसका 3 में प्लस कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 9, 10, 11, 11/4 चौड़ाई हो गई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यह आयत का परिमाप का सूत्र होता है। आयत का परिमाप कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। 2 लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई को मैंने x मान लिया। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हो गई हमारी कितनी, 11/4। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 13 के नीचे ले आओ, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में हमें इजी होगा। तो 13/2 x प्लस 11/4। अब क्या करना है, आप लोग जानते हो, आगे क्या करेंगे, ये जो है 11/4 जो है ना, इसके पास में 13/2 को लेकर आ जाएंगे और x यहां आ जाएगा। 4 दूनी 8, ठीक है, 4 का जब 8 का जब हम लोग उसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का जब 4 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 11 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। पक्का। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाता हूं, अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा समझाता हूं। क्या दिया है, आयत की लंबाई मुझे दी हुई है x, आयत की चौड़ाई 2.3/4, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4। आयत का परिमाप मैं जानता हूं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहां पर 13 जो था वो तो आयत का परिमाप दिया हुआ था। उसके बाद जो 2 जो है वो ऐसा कैसा लिखा हुआ है, लंबाई को मैंने x लिया था, चौड़ाई मेरी x 11/4 हो गई। मैंने क्या करा, 2 को नीचे लेकर आ गया, तो 13/2 इज इक्वल्स टू x प्लस 11, 11/4 को मैं इधर लेकर आ गया, तो 11/4 को इधर लेकर आ गया। तो यहां पर एक हल्की सी हमसे मिस्टेक ये हुई है, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये जो है 13/2 तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। यहां पर पास कौन आया है, पास आया है 11/4, ये आया है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है तो इसके पास आके ये माइनस का हो गया। तो 4 दूनी 8, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4, और 4 को हम 13 से करेंगे तो 13 चौको 52। और जब हम लोग इसको करेंगे, 4 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 22, 11 दूनी 22। क्या करते हैं कि 8 का हम डिवाइड करते हैं 4 में, तो 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 2, और 2 का जब 11 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 22। अब हम लोग 52 और 22 को माइनस करेंगे, तो 52 और 22 30, तो 30/8, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद देखते हैं, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कहां तक जाता है, या इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 चौको 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15/4, 15/4 आ जाएगा। तो 15/4 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इसको मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। मिश्रित भिन्न में कैसे लिख सकते हैं आप इसका डिवाइड करिए। डिवाइड कैसे करना है, या तो आंसर ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो चौड़ाई दी थी वो मिश्रित भिन्न में दी थी, तो क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करो 15 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आया 3। तो देखिए यहां पर जो हर था तो वहां आप ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, और ये 3 इधर आ जाएगा और ये इधर आएगा, 3 चौको 12, 12 और 3 15, 15/4। तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है और ये भी मेरा आंसर हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के जो क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं हमारे आगे के जो हम एग्जाम देते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन भी हम इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये आयु वाले क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है।
ठीक है, सबसे पहले तो साहिल दिया हुआ है और साहिल की मां दी हुई है, दो कैरेक्टर इसके अंदर हैं। दूसरा दिया है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 मतलब 66 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो देखो एक क्वेश्चन के अंदर एक लॉजिक लगाया करो। क्वेश्चन के अंदर लॉजिक ये लगता है कि देखो जाहिर सी बात है कि जो साहिल है तो उसकी मां की आयु उससे गुना ही होगी। गुना मतलब उसमें गुणा कर दो, जैसे साहिल की आयु 6 है तो उसमें गुना कर देंगे, तो उसकी मां की आयु इसमें कितना बोला है, कितनी मां की आयु वर्तमान आयु की 3 गुना है। तो मान के चलो कि साहिल की आयु अगर 6 वर्ष है तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, 6 × 3 तो कितना हो जाएगा 18, तो मतलब गुना हो जाना। तो जाहिर सी बात है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम जो साहिल है हल करेंगे हम इसको। तो जो साहिल है हमारा, माना कि साहिल की आयु x है, माना कि साहिल की आयु x है और साहिल की मां की आयु साहिल की मां की आयु गुना है, तो जो भी साहिल की आयु है उसकी मां की आयु उसके तिगुना है, तो ये तिगुनी हो गई, गुणा कर दिया। अब एक चीज हमारी हो गई तैयार। अगला क्या बोला है, अगला बोला है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का मतलब दोनों में 5-5 साल जो होगा ना वो इंक्रीज होगा, मतलब साहिल की आयु में भी 5 वर्ष बढ़ेगा और उसकी मां की आयु में भी, साहिल की मां की जो आयु है, साहिल की मां की आयु में भी 5 वर्ष इंक्रीज होगा, मतलब 3x + 5। तो ये दोनों की आयु में मैंने 5-5 वर्ष बढ़ा दिए। अब क्या बोला है, आयु का योग 66 है, दोनों की आयु का योग मतलब x + 5 + 3x + 5 = 66। आया समझ में, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आया समझ में। क्या कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन में ये बोला था कि साहिल की जो आयु थी और उसकी मां की आयु, मतलब साहिल की जो आयु है और जो उसकी मां की आयु है वो साहिल की आयु की तिगुनी है, तो जो साहिल की आयु होगी उसमें 3 का गुणा कर दो तो उसकी मां की आयु हो जाएगी। तो हमने क्या करा, साहिल की आयु को x मान लिया और उसकी जो मां की आयु है उसको क्या करा, 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा कर दिया तो क्या हो गया, 3 से गुणा करने पर जो भी आयु आई उसको हमने 3x हो गया। अब उसके बाद क्या करा था, आफ्टर 5 years मतलब 5 साल बाद, तो दोनों में 5-5 को प्लस कर दिया और बोला था दोनों की आयु का योग कितना है, 66 है, तो दोनों की आयु का योग हमने कर लिया। अब देखिए यहां पर क्या था, 3x और x कितना हो जाएगा, 4x, और ये हो जाएगा 10 = 66। ठीक है, यहां पर दोनों x दोनों चर वाले हैं, उनको मैंने प्लस कर लिया, तो 3x और x कितना हो गया, 4x, 5 और 5 हो गया 10। अब 10 को आप 66 के पास में ले जाओ तो कितना हो जाएगा, तो 66 - 10 कितना हो जाएगा, 4x = 66 में से मैंने 10 को माइनस किया तो कितना हो गया, 66 में से तो हो गया 56। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 56/4। ठीक है, 56/4 मतलब x को इसके पास में था, गुणा में था, नीचे जाके काय का हो गया, प्लस भाग में हो गया। अब देखिए 4 के पहाड़े में 56 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो x बराबर कितना हो गया, 14। x का मान कितना आ गया, 14 आ गया। अब हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि जब x का मान 14 आ गया है तो साहिल की x हमने मानी थी आयु x, तो साहिल की उम्र कितनी हो जाएगी, साहिल की उम्र 14, तो साहिल की मां की उम्र, साहिल की मां की उम्र, तो साहिल की मां की उम्र थी 3 × x, तो 3 × 14, तो 14 तिया
42। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा? हमने इस क्वेश्चन में देखा कि जब हमने साहिल की मां की आयु की 3x थी, मतलब 3 गुना थी, तो देखो साहिल की एज निकल गई, साहिल की आयु निकल गई 14, तो 14 का 3 गुना, तो 14 तिया 42, तो उसकी मां की आयु कितनी हो गई? 42। तो चलिए आगे की अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा जो उदाहरण 8 है, 2.1 का जो उदाहरण 8 है, उसमें देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले, मतलब उसके पास कुछ सिक्के हैं और वो सिक्के कितने रुपए वाले हैं? 2 रुपए वाले हैं। फिर उसके बाद कुछ सिक्के 5 रुपए वाले, मतलब कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं, अब ये नहीं पता कितने हैं, ठीक है, और कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 है, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, मतलब ध्यान रखना कि 2 रुपए वाले जो सिक्के हैं, 2 रुपए वाले सिक्के हैं, उनकी जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों से तिगुनी है। मतलब अगर 5 रुपए के जो सिक्के हैं अगर वो 3 है तो उससे 3 गुना 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है, ठीक है। तो उनके मूल्यों का कुल योग, और उनके मूल्यों का जो कुल योग है वो है 77। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ जो रुपए हैं वो मतलब कुछ 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है ना, मतलब मान के चलिए, मैं एक उदाहरण लेता हूं, मान के चलिए 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, 5 रुपए के 3 सिक्के तो कितने हो गए? 15। तो 2 रुपए के सिक्के मतलब इससे तिगुने हो जाएंगे, मतलब इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? 45, ठीक है। तो ध्यान रखना तिगुना का मतलब हमें गुना करना है, मतलब क्या करना है? उसका गुना, तिगुना मतलब 3 के गुणा करना है। तो अब आपके सामने कंडीशन क्लियर है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए से 3 गुना है तो कितनी हो जाएगी? 3x। आया समझ में? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या इतनी हो गई, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर 5 रुपए के सिक्के मतलब कितने हो जाएंगे? 5 रुपए के सिक्के या सिक्कों की संख्या क्या करेंगे? जैसे मैंने x मान लिया तो यहां पे मैंने 3 की जगह x ले लिया, तो यहां कितना हो जाएगा? 5x, ठीक है। और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 गुना है तो 2 इंटू 3x, तो कितना हो जाएगा? 6x। देखिए ये चीज आई बिल्कुल समझ में। एक बार फिर से हम लोग क्लियर करते हैं ये चीज। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया है उसको हम लोग क्लियर एक बार समझते हैं। देखो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5x हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमने x को वो संख्या मान ली। आई समझ में? जैसे मान के चलिए आपको किसने 5 के 4 सिक्के दिए, तो आपको 4 सिक्कों की संख्या पता है, लेकिन यहां पे मुझे संख्या नहीं दी। यहां पर मुझे दिया है 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो बस सिक्के हैं, ये नहीं पता कि संख्या कितनी है। बट जो 2 रुपए के सिक्के हैं ना, उनकी संख्या 5 रुपए के सिक्कों की 3 गुनी है। तो देखिए यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये तो हो गए थे 3 गुनी, क्योंकि यहां पे संख्या x मानी थी। तो देखिए इन 3 गुने का मैंने 6 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बोला है? अब मेरे से बोला है कि उनके मूल्यों का कुल योग। अब इनके, इसके और इसके मूल्यों का जो कुल योग है वो कितना है? 77 है। तो चलिए प्रश्नानुसार 5x 6x बराबर 77, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 6 और 5 भी कितना होता है? 11x 77। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 77 बटा 11।
तो 11 सत्ते 77, तो x का मान कितना आ गया 7। ठीक है, अब x का मान कितना आ गया 7, तो हम क्या करेंगे, 5 रुपए के जो सिक्के थे वो कितने हैं 7, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए 7, और 2 रुपए के सिक्के कितने हो गए, 2 रुपए के सिक्के तिगुने थे तो कितने हो जाएंगे 7 इंटू 3, तो देखिए तिगुना 7 के टेबल में 3 बार क्या आता है 7 या 21, तो हो गए तिगुना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल बस एक बार समझने की जरूरत है। क्या दिया था, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ सिक्के 5 रुपए वाले, बट उनकी संख्या नहीं दी थी मुझे, बोला था बस कि यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, मतलब जो भी 2 रुपए की मतलब जो भी 5 रुपए के सिक्के हैं ना, अगर आप उसको गिनने बैठोगे तो 2 रुपए के सिक्कों को गिनोगे तो वो तिगुने ही निकलेंगे 5 रुपए के सिक्के से, और दोनों के जो सिक्कों का जो टोटल है वो कितना था 77 रुपए था। तो देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने x मान लिया, उससे तिगुने क्या ले लिया, उससे तिगुना मैंने 2 रुपए के सिक्के को ले लिया। अब जो संख्या थी तो जाहिर सी बात है कि 5 रुपए के सिक्के को उनकी संख्या से कैलकुलेट ही करना पड़ता है, क्योंकि मुझे कितना पता पड़ेगा कि 5 रुपए के सिक्के 4 है तो 5 चौको 20 होते हैं, तो वो तो चौका है ना, उसको मैंने x ले लिया तो ये 5x, और तिगुना है तो उसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x हो गया, दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो 11 हो गया, और 77, 11 का पहाड़ा जब 77 बार पड़ा तो 7 बार गया। अब देखिए 7 आ गया, 5 रुपए के सिक्के 7 हो गए, और जो भी इनका मान आया वो 21 आ गया। तो इस तरह से केवल हमें कूल माइंड मतलब ठंडे दिमाग से इन सवालों को समाधान करना है, रटना नहीं है। रटेंगे तो हमेशा स्टेप मिसिंग करेंगे, समझना है, समझोगे तो एक एक चीज समझ में आ जाएगी। चलिए इसी के बाद मेरा अगला जो क्वेश्चन दिया है, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मुझे समझने वाली बात क्या है, गुणज। गुणज मतलब ये होते हैं जो 11 के पहाड़े में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, 11 के गुणज कहलाते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे 11 के 3 लगातार गुणज, तो हम लोग लिख लेंगे माना हल, माना 11 का पहला गुणज x, दूसरा गुणज x प्लस 11, और तीसरा गुणज ठीक है, पहला x हो गया, दूसरा x में जब 11 को प्लस करेंगे तो अगला गुणज बन जाएगा, और फिर जो x में 22 को प्लस करूंगा तो अगला गुणज बन जाएगा। मतलब अभी मेरे को नहीं पता कि वो गुणज क्या है, मैंने उसको x ले लिया। अब क्या बोला है, 3 लगातार गुणजों का योग मतलब x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 363। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखिए हमारे पास x कितने हैं, 1 है, 2 है और ये 3 है, तो 3x। 11 और 22 कितने, 22 और 11 कितने होते हैं 33, पक्का 33, 363। अब देखिए 33 को उधर भेज दीजिए, तो 3x बराबर 363 माइनस 33। अच्छा एक बात और कि देखिए ये जो है ना, ये जो x के पास क्या है, अभी चर और अचर गुणा में है, कुछ नहीं होता है तो गुणा का निशान होता है, इसके पास प्लस है और 33, तो 33 जो है हमारी अचर संख्या है, उसको मैं दूसरी अचर मतलब अचर को अचर से और चर को चर से प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका माइनस हो गया, तो जब मैंने 33 का गुणा 33 का जब मैंने इससे माइनस करूंगा तो एक बार माइनस करके देख लो, 363 33, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, तो 3x इजिकल्स टू 330, तो x बराबर हो जाएगा 330 बटा 3, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 x की वैल्यू कितनी आ गई 110। तो चलिए अब हमने जो गुणज लिए थे है ना, पहला गुणज तो मेरा क्या है x, तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं पहला गुणज जो था वो था 110। ठीक है, दूसरा गुणज, चलिए दूसरा गुणज, तो दूसरा गुणज क्या था 110 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा
110 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा 121। ठीक है, और तीसरा गुणज, चलिए तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, तीसरा गुणज, तो तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, चलिए इसमें 22 में वो 110 प्लस 22, तो 110 और 22 तो कितना हो जाएगा 132। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हमारे जो भी क्वेश्चन आते जाएं उनको सॉल्व करते जाइए, इजी सॉल्व करते जाइए, बस उसको पढ़िए ध्यान से। अगर पढ़ोगे ना ध्यान से तो आपके इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व भी होते जाएंगे और आप आराम से उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि इन्हीं में से ही आपके एग्जाम से क्वेश्चंस भी बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला दिया है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। पूर्ण संख्या मतलब जानते हो क्या होता है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है जिसमें एक एक का गैप होता है, 1 2 3 में 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 1 प्लस 6। तो क्या दिया हुआ है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर क्या है 66 है, और यदि उनमें 2:5 का अनुपात हो तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा कभी अभी अनुपात की बात करा करिए तो उसमें क्या करा करिए, उसमें x ले लिया करिए। तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्याएं, हल लेते हैं, माना वह संख्याएं 2x और 5x है, मतलब 2 गुणा x और 2 गुणा वो 5 गुणा x है। फिर क्या बोला है, उनका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। क्या होता है अंतर का मतलब, घटाना। तो चलिए घटाते हैं, 5x माइनस 2x बराबर 66। ठीक है, मतलब क्या करा, घटा दिया मैंने, 5x को 2x से क्या कर दिया, घटा दिया, कितना आ गया 3x बराबर 66। तो x बराबर 66 बता 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 22। कितना आ गया 22। तो चलिए पहली संख्या क्या थी, चलिए पहली संख्या क्या थी 2x, मतलब 2 इंटू 22 तो हो गया 44। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या क्या थी 5x, तो 5 इंटू 22, 5 दूनी 10 की 0 हासिल है, 5 दूनी 10 और 1 11। तो ये दोनों संख्याएं मेरी आ गई, और उसके बाद यहां पर हमारा दोनों का क्या निकल गया, मान निकल गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, उसके बाद यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या करा, मैंने उन संख्याओं को 2x और 5x ले लिया। अब उसके बाद क्या करा, बोला था उसका अंतर, तो मैंने उसका अंतर ले लिया, 5x माइनस 2x बराबर 66। इन दोनों को माइनस किया तो आ गया 3x। 3x को मैंने, चूंकि x के पास ये गुणा में था तो इसको नीचे भेज दिया तो भाग में चला गया। 3 से जब मैंने गुणा किया 66 को तो आ गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 22, x का मान आ गया 22। अब x के मान को मैंने जो पहली संख्या मानी थी उसमें रख दिया, और जो दूसरी संख्या मानी थी उसमें रख दिया, गुणा कर दिया। 22 से 5 का गुणा किया तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो दोनों संख्या क्या आ गई 22 और 110। अब 22 और 110 को अगर माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए, क्या हमारी 66 आती है। तो चलिए एक बार मैं कोशिश करता हूं करने की। तो 110 और 44 अगर मैं माइनस करता हूं इन दोनों संख्याओं को तो 66 बनना चाहिए। तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहां हो गया 0, और 10 में से 4 गया फिर से क्या बचा, आ गया 66। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को एक बार वापस जाकर भी देख सकते हैं क्या मैंने की हुई चीज क्या वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, और बिल्कुल ये जो लड़का दिख रहा है ना, आपको इसकी तरह मेहनत करना है, बिल्कुल टेबल से लगकर। आई बात समझ में, मोबाइल नहीं रखना है साथ में, मोबाइल रखिए बट उसको स्टडी करने के लिए रखिए। आई बात समझ में, उसमें गेम नहीं खेलिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए देवेशी के पास 50 रुपए, 20 रुपए और 10 वाले कुछ मिलाकर 25 नोट है। मतलब देवेशी नाम की एक लड़की है जिसके पास 50 रुपए और 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के, मतलब देखिए यहां पर अगर हम एक बात करें तो 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के कुल 25 नोट हैं। ठीक है,
अब मैंने ये नहीं पता मुझे कि 50 रुपए के कितने हैं, केवल ये देखना है कि तीनों नोटों को अगर मैं काउंट करूंगा तो वो बस 25 आ रहे हैं। मुझे ये बताना है कि 50 रुपए के कितने नोट हैं, कि 10-20 रुपए के और 10 रुपए के कितने नोट हैं, कि उनका टोटल कितना बने, 25 बन जाए। जैसे मान के चलिए 50 के हो गए 10, 20 के हो गए 10 और 10 के हो गए 5, तो टोटल हो गए 25। तो इस तरह से मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। तो आपको इतनी बात आई समझ में, क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली बताना है कि कितने कितने किसके नोट हैं, है ना। मैं इतना पता है कि इन सबका जो टोटल करूंगा वो 25 आ रहा है, बट ये नहीं पता कि कितने किसके नोट हैं। उसके बाद एक और चीज क्या बताई है, 25 है जिनका मूल 590 बनता है। यदि 50 तथा 20 वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए अब यहां पर क्या दिया हुआ है, जो 50 और 20 जो है यहां पर दिया है कि जो 50 और 20 वाले नोटों के संख्या में जो अनुपात है वो 3:5 है। तो प्रत्येक नोटों की क्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करिए। तो चलिए अब लोग हल पे आते हैं। माना 50 और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या 3x व 5x है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद बचा बेचारा 10 वाला नोट। अब 10 वाला नोट क्या करेगा, तो अब 10 वाले नोट के लिए भी करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे 50 वाले नोटों की संख्या निकालते हैं। सबसे पहले 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू, इसको ऐसा कर लीजिए, 50 इंटू 3x, तो कितना हो जाएगा 150x। ठीक है, दूसरा क्या है, 20 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो 20 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहां लिखेंगे 20 इंटू 5, 20 इंटू 5x। तो चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 100x। अब 10 रुपए वाले नोटों की संख्या, 10 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 इंटू टोटल नोट कितने थे 25 माइनस ये दोनों नोटों का प्लस। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों नोटों के प्लस को अगर मैं 25 से माइनस करूंगा तो वो क्या निकल जाएगा, और 10 से गुणा करने पर 10 रुपए वाले नोटों की संख्या निकल जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250 माइनस ये हो जाएगा 5 और 3 8, और 8 को जब 10 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 80x। देखो फिर से समझो, 5 और 3 को गुणा किया तो 8, 8 का जब 10 में गुणा किया तो 80। बिल्कुल ध्यान से समझना, नहीं तो एक स्टेप और बना देता हूं यहां पर, 10 25 माइनस 8x। ठीक है, ताकि अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 10 का जब 25 में गुणा किया तो 250, और 10 का जब 8 में गुणा किया तो 80। अब क्या बोला था, तीनों का योग, मतलब कौन तीन, ये तीन, 150x 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 100x प्लस 250 माइनस 80x बराबर 590। आई बात समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 250। क्यों, इनको ही क्यों किया, जिन जिन के साथ x है ना पहले उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और 100, 250, और 250 में से जब 80 को माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए, 250 में से 80 को माइनस करेंगे तो 170x।
और उसके बाद ये 590 है, ये जो है 250 वो इसके पास भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, अब जब हम लोग 170x में से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 340। ठीक है, 340 आ गया, तो यहां पर x का जो मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 340 बटा 170, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 17 दूनी 34। x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 2। यहां पर हमारा x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब x का मान जब 2 निकल गया तो अब x का मान एक एक करके हमारा जो समीकरण था, हमारे जो माना था उसमें रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। देखिए यहां पर मैं 3x 5x और जो ये जो वैल्यू थी यहां पर इसकी वैल्यू 25 में से जब मैंने माइनस किया तो एक एक करके हम लोग वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखने के बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। तो चलिए रखते हैं। तो हम एक 5 रुपए वाले नोटों की संख्या, 5 रुपए के कितने 5x थे, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। उसके बाद क्या था 2 रुपए वाले नोट कितने थे भाई, 2 रुपए वाले नोट थे 2, तो 2 × 2, 2 रुपए वाले नोट कितने थे 5x। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिए, 3x थे ना, 5 रुपए वाले 3x थे। यहां से ये देखिए इस पे जाइए, कितने थे 3, तो ये 3 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 2 रुपए वाले 5 थे तो 2 × 5 कितना आ जाएगा 10, और 10 रुपए वाले, तो 10 रुपए वाले हमने क्या किया था 25 - 6 + 10। ठीक है, 6 + 10 क्यों, क्योंकि यहां पर क्या किया था, यहां पर 10 रुपए वाले नोट तभी तो निकले थे क्योंकि मैंने इन दोनों को प्लस करके 25 से माइनस किया था। तो 3x और 5x तो मेरा यहां पे निकल गया, 3x कितना निकल गया 6, और 5x कितना निकल गया 10, तो ये कितना हो गया 25 - 16। तो 25 में से 16 को जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 25 में से 16 को घटाऊंगा तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो कितने आ जाएंगे 9 नोट, कितने 9 नोट। तो अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, अपना देखिए 10 और 9 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 10 के नोट 9 हैं, 2 के नोट 10 हैं और 5 के नोट 6 हैं। इस तरह से मैंने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और एक बार टोटल भी करके देख लिया कि तीनों नोटों का जो टोटल आया वो 25 आया कि नहीं आया। फिर से देख लो, 5 के जो नोट आए वो कितने आए 6 आए, 2 के जो नोट आए वो कितने आए 10 आए, और 10 के नोट कितने हैं 9 हैं। आप इन तीनों को प्लस करोगे तो तीनों का टोटल कितना आएगा 25 आएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने किया है ये एक पूरा क्वेश्चन है, और इसमें आप लोग देखिए कि अगर कोई भी चीज अगर हम लोग ने नहीं समझी है तो क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन करना हो तो आप लोग उसको समझिए, समझोगे तो ही कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाती है हमारी प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 2.2 के जो पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वो दिया है, अगर आपको किसी संख्या से 2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए पूछा है वह संख्या क्या होगी। तो हल पे आते हैं अपन, है ना। माना वह संख्या x है, क्या है x है, माना वह संख्या x है। ठीक है, अब क्या बोला है, उस संख्या में क्या घटाया जाए, तो उस संख्या में क्या घटा दिया, और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पे परिणाम आता है 1/8। एक सेकेंड ठीक से समझिए क्वेश्चन को फिर से एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो किसी संख्या से 1/2 घटाया, किसी संख्या से, क्वेश्चन को समझना, किसी संख्या से
1/2 घटाने पर और परिणाम 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला था, अगर आपको किसी संख्या से मतलब किसी संख्या को मैंने क्या मान लिया, x, 1/2 घटाने पर 1/2 गुणा करने से परिणाम 1 प्राप्त होता है। बिल्कुल सही इक्वेशन। अब सीधी सी बात, क्या करो, ये 1/2 थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, भेज दो उसको उधर। 1/2 भाग में है ना, ये उधर जाके काय में हो जाएगा, गुणा में। तो चलिए 1/8 और ये उल्टा हो जाएगा तो 2/1, 1 से 1 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा 1/2 1/4। अब -1/2 2 है, जब मैं उसको माइनस का है, जब मैं इसको 1/4 के पास भेजूंगा, दोनों अचर संख्या के पास, दोनों कांस्टेंट वैल्यू के पास, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, 4 और 2 अब तक कितना होता आया है, 6, तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, x का मान कितना आ गया, 3/4। तो देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप उसको यहां पर रखते हो, 3/4 को 2 से गुणा करते हो, आपका परिणाम 1/8 आएगा ही। तो इसी तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका होता है। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मेरे ख्याल से सभी को ये स्टेप भी क्लियर होगी। एक बार फिर से समझ लो, मैं फिर से समझा देता हूं। अगर आपको किसी संख्या से मैंने उस संख्या को मान लिया x, किसी संख्या से 1/2 घटाने पर घटा दिया, बोला है क्या, 1/2 से गुणा करने पे परिणाम 1/8 आता है, तो गुणा कर दिया 1/2 से, इस 2 को उधर भेज दिया, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो गया, 2 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, कैंसिल कर दिया, 1/4 आ गया, 1/2 को माइनस का था उधर भेज दिया, तो 1/4 प्लस 1/2 आ गया, x का मान 3/4, जो कि बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन, एक आयत का तरण ताल की लंबाई और चौड़ाई उसके दुगने से 2 मीटर अधिक है। देखो तरण ताल का मतलब जानते हो, स्विमिंग पूल गए होगे, बहुत एंजॉय भी किया होगा, कुछ पानी होता है नीला नीला सा, कूदते हो फिर निकलते हो, इस तरह का स्विमिंग पूल होता है, बड़ा मजा भी आता है, ऐसा लगता है दिन भर वहीं रहे, लेकिन ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए, है ना। तो क्या होता है, ये दिया है एक स्विमिंग पूल, मैंने बना दिया एक स्विमिंग पूल, ठीक है। अब इस स्विमिंग पूल में मैंने क्या किया, इस स्विमिंग पूल में मैंने पानी नहीं भरा है, ठीक है। अभी ये मैंने स्विमिंग पूल बना दिया, लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं भरा अभी, ठीक है। अब क्या दिया है, लंबाई, क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई ये होती है। अब क्या बोला है, देखो क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा x किसको लेते हैं, x उसको लेते हैं जो छोटा रहता है। देखो इसमें क्या दिया, लंबाई लंबाई जो है ना, वो चौड़ाई के दुगने से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि चौड़ाई जो होगी वो कम होगी और लंबाई ज्यादा होगी। तो मैं क्या कर लूंगा, माना कि चौड़ाई क्या मान लूंगा मैं, हल, माना कि चौड़ाई x, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई दुगने से 2 अधिक हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आया समझ में, क्या है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक हो जाएगी, ठीक है। ताकि चौड़ाई x है, x का मान मैं यहां रखूंगा तो दुगने से 2 अधिक करूंगा तो लंबाई हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका परिमाप, देखिए आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है ये चारों जो भाग होते हैं ना उनको मैं प्लस कर देता हूं तो परिमाप निकल जाता है। लेकिन इसके अंदर जो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है, तो उसको लिखने का जो तरीका होता है ना, वो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आयत का जो परिमाप है वो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या दिया हुआ है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर परिमाप क्या है, 154,
परिमाप क्या है 154 इजिकल्स टू, है ना 2, और लंबाई मेरी थी x, चौड़ाई कितनी है 2x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस 2 को नीचे ले आओ तो 154 बटा 2 बराबर, तो ये x और x हो गया 3x प्लस 2, ये कट गया 2 सत्ते 14, और उसके बाद 2 सत्ते 14 77, तो ये हो जाएगा 77 बराबर 3x प्लस 2। इसको इधर लेके आ जाओ 2 को, तो कितना हो जाएगा 77 माइनस 2 बराबर 3x। 77 में से मैं घटा दूंगा 2 को तो कितना आ जाएगा 75, तो 75 बटा 75 बराबर 3x, 3 नीचे आ जाएगा तो 75 बटा 3 इज इक्वल्स टू x, डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 25, तो x का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए चौड़ाई मेरी निकल गई, क्या निकल गई मेरी चौड़ाई, यहां पे देख लेते हैं चौड़ाई निकल के आ गई मेरी, चौड़ाई निकल के आ गई 25, तो लंबाई क्या थी दुगने से 2 ज्यादा, तो चलो भैया लंबाई निकाल लें, तो 2 इंटू 25 प्लस 2, तो 25 दूनी कितना होता है भैया बताओ जल्दी से, 25 दूनी 50 तो होता ही आया है अभी तक, तो 50 प्लस 2 और तो 52, तो देखिए चौड़ाई हो गई 25 और लंबाई हो गई 52। तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। बस ध्यान क्या रखा हमने ध्यान रखा कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था। क्वेश्चन में अगर देखा जो भी दिया रहेगा उसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना भी सीख जाओगे। इन क्वेश्चनों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लग रहा है, हाँ आगे की जो एक्सरसाइजेस हम करेंगे उनमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखना, मैं बार बार ये कहता हूं कि यह जो 8th क्लास के जो क्वेश्चन है जिसको हम लोग कहते हैं इबारत के सवाल कहते हैं ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करोगे ना उनके लिए बहुत जरूरी होते हैं ये क्वेश्चंस, आप लोग करोगे क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों के आगे आपको शॉर्ट ट्रिक्स लेकर फिर फटाफट, अभी आपको कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई, शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करना है। अभी तो आपको अपने टीचरों के सामने कॉपी रखोगे, वो चेक करेंगे, पूरा सवाल होगा, मेथड के नंबर मिलेंगे। आगे तो केवल आपको ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जितनी जल्दी सॉल्व करना पड़े तो आपको केवल टिक लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अभी तो पूरा सॉल्व करना है, बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया है। क्या है भाई, क्वेश्चन दिया है एक समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समान भुजा वाला, दो समान भुजा वाला त्रिभुज। दो समान भुजा वाला त्रिभुज क्या हो गया का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, ये मैंने देखो एक ही मैंने त्रिभुज ले लिया, ये मेरा त्रिभुज है, ठीक है। ये समान भाव ए और ये इसकी भुजा क्या है, एक है। आधार कितना दिया है, आधार दिया है ये रहा 4/3 सेंटीमीटर, ये दिया है आधार। उसका परिमाप, वही देखो त्रिभुज, कोई भी चीज का अगर परिमाप निकालना हो, परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। परिमाप निकालना हो तो क्या कहते हैं, तीनों भुजाओं का प्लस, कितनी भी भुजा हो उन सबका प्लस परिमाप कहलाता है। तो ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं को प्लस करना परिमाप कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो मैं हल करता हूं, माना त्रिभुज की दो बराबर भुजा x है, भुजाएं, ठीक है, भुजाएं x है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, क्या होता है, क्या जल्दी बताओ x प्लस 4/3। क्यों हुआ, दो भुजाएं तो सेम थी, इसको x ले लिया और तीसरी भुजा जो थी वो मुझे दी हुई थी, है ना। ये x, दो भुजाएं x क्यों, क्योंकि समद्विबाहु है, दो भुजाएं समान है, ठीक है। तो ये समद्विबाहु हो गया। परिमाप मुझे दिया हुआ था, क्या दिया था, 4 सहित 2/15,
ठीक है, तो ये 2x कितना हो गया 2x 4/3। अब देखो इसको सही करना आता है, क्या होता है 15 चौको 60, 15 चौको 60, 60 और 2 62, 62/15, 62/15 और ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अचर को एक साइड ले जाएंगे और चर को एक साइड ले लेंगे, तो ये देखो क्या हो जाएगा 62/15 माइनस 4/3 बराबर 2x। ठीक है, एलसीएम दोनों में से ध्यान रखना, जब भी दोनों के पहाड़े में एक संख्या आती है, एक बड़ी हो और एक छोटी हो, 3 के पहाड़े में 15 भी आता है और 3 भी अपने पहाड़े में आता है, तो ध्यान रखना एलसीएम हमेशा बड़ा ही होता है। तो ये 15 आ गया एलसीएम, 15 से 15 का भाग देंगे, 15 से 15 का भाग देंगे तो भाग में क्या आ जाएगा 1, 1 का 62 में गुणा करेंगे तो 62। ठीक है, 15 का 3 में गुणा कर भाग देंगे तो 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है 3 पंजे 15, 5 में 4 का गुणा कर देंगे तो 20, ये हो गया इजिकल्स टू 2x। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, तो 62 में से 20 को माइनस करो तो 42 कितना आ जाएगा 42/15। ठीक है, 42/15 बराबर 2x। अब देखो यहां पे ऐसा कौन सी संख्या है जिससे 42 भी कट रहा है और 15 भी कट रहा है, या एक काम करो और इजी करना है, 2 को गुणा में है ना, इसको नीचे लेके आ जाओ, तो 42 15 गुणा 2 बराबर x, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 और 15 किसके पहाड़े में आता है 3 के पहाड़े में, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो x का मान कितना आ गया 7/5, बिल्कुल सही आ गया। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, दोनों भुजाएं, तो एक भुजा मेरी आ गई 7/5 और दूसरी भी भुजा थी मेरी 7/5, तीनों को प्लस कर लोगे तो यही पहुंच जाओगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, मिक्स फ्रैक्शन मतलब इसको आप लोग लिख सकते हो भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हो, तो चलिए भिन्न के रूप में भी लिखना बता देता हूं। ये मेरा 7/15 था ना, तो ये 7, 5 यहां लिखूंगा, 7 यहां लिखूंगा, 5 एकम 5 कितना आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, लिख लो इसको, जो 2 यहां लिखे 5 यहीं लिखाता है, उसके बाद 2 यहां लिखाता है और 1 यहां लिखाता है, 5 एकम 5 और 2 7, एक सही 2/5 इसको कहते हैं हम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे सॉल्व करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। पानी भी पीते रहो, कुछ खाते भी रहो और सॉल्व भी करते रहो, काफी अच्छे होता है। कुछ कुछ खाते खाते पढ़ते भी रहना, मन भी लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 2 संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो भैया, पहले तो बात मुझे नहीं पता क्या है वो संख्या, पहले तो मुझे पता है 2 संख्याओं का योग मुझे पता है 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो पहले तो मैं मानता हूं, माना वो संख्या क्या है, माना हल, माना वह संख्या x है। माना वह संख्या x है। आप क्या करेंगे, माना वह संख्या x है तो क्या बोला है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो एक काम करो, माना ऐसा कर लो, माना पहली संख्या है ना, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है। ठीक है, और तो चल भैया तू दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी पहली संख्या, दूसरी एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। ले भाई मैंने कर दिया तेरे को 15 ज्यादा। अब क्या करना है, बोला है दोनों का योग, तो चलिए x प्लस 15 बराबर 95, x प्लस 15 बराबर 95। ठीक है, आप क्या करेंगे, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 15 बराबर 95। तो आप 15 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 95 माइनस 15, 95 से 15 को माइनस कर दो भैया, तो कितना हो जाएगा 10 0 8 कितना हो जाएगा 80, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 80/2, ये हो जाएगा 40। x का मान कितना आ गया
40। चलो भाई x का मान हो गया 40। अब जाते हैं अपन अपनी संख्या की तरफ। क्या थी भाई पहली संख्या? पहली संख्या तो हो गई 40 और दूसरी उससे 15 ज्यादा है, तो पहली संख्या हो गई 40 और तो दूसरी जो संख्या है वो क्या करेंगे हम लोग? दूसरी संख्या में x प्लस 15 मतलब 40 प्लस 15 तो कितनी हो जाएगी? 55। कितनी हो जाएगी? 55। कितना हो जाएगा? 5 और 4 और 1 5, 55। तो एक हो गई 40, दूसरी हो गई 55। तो इस तरह से हम लोग दोनों संख्याएं निकाल ली, आसानी से सॉल्व किया और हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बस क्या था, क्वेश्चन को हमने पढ़ा। अब देखिए, आप अगर एक बार चेक करना है तो 40 और 55 को जोड़ो, 40 और 55 को जोड़ो, देखो आपका 95 आ जाएगा। तो समझ लो कि हमारा आंसर क्या है? सही है। चलो देख लेते हैं। 40 प्लस 55 तो 95 बिल्कुल आ गया। 4 और 5 9, 10 0 और 5 5। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। भाई आप लोग भी बिल्कुल करिए, पानी पीते रहिए, कुछ खाते रहिए और सॉल्व भी करते रहिए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं में अनुपात और यदि उनमें अंतर 18 का है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? हल माना वह संख्या x है, ठीक है। अब बोला है माना वो संख्या x नहीं, अनुपात में दिया रहता है तो माना वह संख्याएं क्या हो जाएगी? 5x व 3x, है ना। तो अब हम लिखेंगे 3x है और उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या करेंगे? दोनों का अंतर, तो 5x माइनस 3x मतलब 5x गुणा 3x माइनस 3x बराबर 18। 15, 5 में से 3 गए, कितना बचा? 2x बराबर 18। तो x बराबर हो जाएगा 18/2, 2 नाम 18। x का मान कितना आ गया? 9। ये x का मान आ गया। अब जो संख्या थी वो निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? दो संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5 इंटू 9, तो 9 पंजे 45। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या, चलो भाई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 3x थी, मतलब 3 इंटू 9, तो 9 तिया 27। दोनों को घटा दो, आपको क्या मिल जाएगा? 18। तो ये देखिए क्या करा, पहली संख्या थी 5x, 5 में 9 को गुणा किया तो 45 आ गया। दूसरी संख्या थी आपकी क्या? 3x, तो 3 में मैंने 9 का गुणा कर दिया तो कितना गया? 9 तिया 27। तो ये दोनों संख्या मैंने निकल गई, दोनों को घटा दो, आपका क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। इस तरह से हम एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर रहे हैं और सॉल्व करने के बाद क्या कर रहे हैं? हम लोग उसको देखते भी जा रहे हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या दिया हुआ है, 3 लगातार पूर्णांक का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक जानते हो क्या होता है? पूर्णांक जो मैंने बताया था आपको, वही जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वही होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग। तो 3 लगातार पूर्णांक क्या हो जाते हैं? तो जैसे 1 2 3 4, एक में एक जोड़ते जाओ तो वो क्या बनते जाते हैं? पूर्णांक बनते जाते हैं। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं। माना पहला पूर्णांक x तथा दूसरा पूर्णांक x+1 और तीसरा पूर्णांक x+2। देखो जो भी निकलेगा उसमें एक एक जोड़ते जाएंगे तो हमारा पूर्णांक बनते जाएगा, है ना। तो
एक इनको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा आपका x+1 और ये हो जाएगा x+2। तो क्या है, पूर्णांक में हम एक एक जोड़ते जाते हैं तो क्या होता है, पूर्णांक बनता जाता है। वैसे ही हमारी जो भी x की वैल्यू निकल जाएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक जोड़ते जाएंगे तो हमारा पूर्णांक बनता जाएगा। कैसे, चलिए सबसे पहले क्या बोला है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग। तो मेरे तीनों लगातार पूर्णांक हो गए हैं। अब 3 लगातार पूर्णांक, देखो 3 मत मानना भैया, इसको 3 नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बताया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, फिर से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा हमारा x प्लस x+2 प्लस x+1 x+2 बराबर 51। ठीक है, तो देखिए हमारे x कितने हैं, 1 2 3, तो 3x। ठीक है, उसके बाद 2 और 1 3 और 51। तो चलिए 3 को मैं उधर भेज दूंगा, तो 3x बराबर 51 माइनस 3। तो 51 में से घटा दो आप, क्या 51 में से 3 घटा दो, क्या आता है भाई 51 में से 3 घटाने पर, 51 में से 3 घटा दो तो क्या हो जाएगा, देखो 51 50 और 49 58, कितना, सॉरी 48, क्या बनेगा, देखो पीछे जाओ, 51 के बाद क्या आ जाएगा, 50 49 और 48, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x बराबर 48/3, 48/3। अब क्या करेंगे, देखो कट रहा है, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो x का मान कितना आ गया, 16। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 16। अब 16 आ गया। अब देखिए हमारे क्या पूर्णांक बन रहे हैं, तो चलिए देखो, पहला है 16, तो दूसरा है 16 + 1 17, और तीसरा 17 + 16 + 2 18। तो देखो हमारे एक एक करके 16 17 18 इस तरह से हमारे क्या बन गए, पूर्णांक बन गए। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, अपने पूर्णांक को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो देखिए एक सीक्वेंस बनता जाता है। पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो 1 से चालू हो। 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये क्या हो जाएंगे, हमको एक एक करके, बस हमें देखना क्या है, इनमें एक एक का अंतर है कि नहीं है। तो ये हमने देखा, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, ये हमारे स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो यहां हमने देखा। अब उसके बाद हमारा एक छोटी छोटी बातों का ध्यान और रखना है हमको, कि देखिए कि मैंने क्या करा, पहले पूर्णांक को मान लिया x, दूसरे पूर्णांक को मान लिया y, और तीसरे पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक को मान लिया मैंने x+1, तीसरे पूर्णांक को मान लिया मैंने x+2। उसके बाद मैंने जब इनको पूरा सॉल्व किया, माइनस किया, माइनस करने के बाद देखो पहला पूर्णांक आ गया 16, 16 में मैंने 1 प्लस किया 17, 17 में 2 और 17, और 16 में 2 प्लस किया 18, मतलब एक मुझे 17 18 एक सीक्वेंस मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, मतलब 8 8 8। इसका मतलब होता है, गुणज का मतलब होता है 8 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं। तो 8 के पहाड़े में आने वाली जो संख्याएं, या 8 के पहाड़े में आने वाले जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं जिसको हम कहते हैं, तो उसको हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे माना हल माना पहला गुणज क्या हो जाएगा, x, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, x+8, और तीसरा गुणज हो जाएगा हमारा x+16। ठीक है, अब उसके बाद बोला है तीनों लगातार मतलब तीनों को जब मैं प्लस करूंगा प्रश्नानुसार, तो क्या हो जाएगा, x + x+8 + x+16 कितना हो जाएगा, 8 8 8। अब मैं देखिए मेरे पास कितने x हैं, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3x, और 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। चलिए ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा, चर को और अचर को एक साथ अलग अलग प्लस किया। मेरा
3x थे तो वो अलग प्लस हुए, और 16 और 4, 16 और 8 ये अलग प्लस हुए क्योंकि ये अचर थे। अब मैं क्या करूंगा, 24 को उधर ले जाऊंगा, तो 3x बराबर 888 माइनस 24, तो 3x बराबर, इसको मैं माइनस करूंगा तो 888 को जब मैं 24 से माइनस करूंगा तो 8 में से 4 गया 4 बचा, उसके बाद 8 में से 2 गया 6 बचा, और उसके बाद 864, तो ये हो गया 864, तो x बराबर हो गया 864 अपॉन 3, 864/3। अब इसको मैं भाग देता हूं, भाग दे के देखते हैं, तो ये 864/3, तो 3 दूनी 6, 2 बचा है ना, 3 8 है 24, तो ये हो गया, फिर उसके बाद 2 बचा, 3 8 है 24, ये हो गया, मतलब 288। x का मान कितना आ गया, 288। ठीक है, अब ये 288 आया है, 288 आया है, ये मेरा x का मान आ गया। अब इसको एक एक करके, मतलब संख्या इसमें रखूंगा, क्या माना था, पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहले को मैं रखूंगा, तो पहला क्या था, पहला गुणज, पहला गुणज क्या है, x, तो वो तो 288 है ही। दूसरा क्या था, दूसरा था 8 प्लस 288, तो 8 को 288 से प्लस कर दो तो 288 प्लस 8, तो 8 और 8 16, 16 की 6 हासिल का 1, ठीक है, और कितना हो जाएगा 296, तो हो जाएगा ये 296। उसके बाद जो तीसरा था, तीसरे के लिए क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 288 प्लस 16, 16 निकालना है, तो चलिए इसको भी यहीं कर लेते हैं या इधर कर लेते हैं, चलिए 288, 16, 8 और 6 14 की 4 हासिल का 1, ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, कितना आ गया 304, तो ये तीसरा हो गया 304। देखिए हमको जो वैल्यू x लेते हैं हम लोग, x को लेने के बाद फिर हमें वापस से उस x के मान को रखना पड़ता है, रखेंगे तब हमें वो संख्या प्राप्त होती है और हम उसको हल करके उसको पूरी संख्याओं को हम लोग निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2 3 4 से गुणा कर योग करने पर क्या होता है, योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़िए, क्या दिया हुआ है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, मतलब बढ़ते क्रम मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 लेकर क्रमशः 2 3 4 से गुणा करने पर, 2 से 3 से 4 से गुणा करने पर मुझे क्या मिलता है, 2 3 4 से जब मैं गुणा करूंगा तो क्या होगा, 2 3 4 से जब गुणा करूंगा तो उनका जो योगफल है वो क्या आ रहा है, 74 आ रहा है। तो क्या इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या ट्रिक लगाऊंगा, बताइए जरा जल्दी से, क्या ट्रिक लगाऊंगा, पहले को क्या मानूंगा, दूसरे को क्या मानूंगा, तीसरे को क्या मानूंगा। पहला तो हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। क्या यही होगा, देखें क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, कुछ लग रहा है आपको, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 4 से, तो 3 लगातार पूर्णांक क्या हो जाएंगे, माना पहला पूर्णांक, हल माना पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा x, ठीक है, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। अब क्या बोला है इसमें, यह बोला है 2 3 4 से गुणा करने पर, पहले को भी करना है, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा करने पर योग करेंगे तो 74 मिलेगा। मतलब देखिए गुणा किया है, ठीक है, गुणा किया है तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये 4 इंटू एक्स प्लस
2 हो जाएगा। अब इन तीनों का प्लस करना है, तो इन तीनों को प्लस करके हम क्या देखेंगे, इन तीनों को प्लस करके देखेंगे कि हमारा योग 74 आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले x की मान निकालिए, तो x का मान निकालने के लिए तीनों को प्लस करिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 1, देन अगला है प्लस करेंगे क्योंकि प्लस 4x प्लस 2 बराबर 74। तो चलिए सबसे पहले करते हैं गुणा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 74 है ना। अब देखिए हमारी संख्या में चर और अचर संख्या कितनी है, तो पहले जो x वाली है उनको कर लेते हैं, तो मैं एक साथ में लिख लेता हूं पहले, है ना। तो ये हो जाएगा 2x 3x प्लस 4x, और उसके बाद जो बिना x वाली हैं उनको एक साइड में लिख लेता हूं और यहां पे 74 लिख देता हूं। अब देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है 9x, और ये हो जाएगा 8 और 3 11 बराबर 74। अब ये हो जाएगा 9x, देखिए 11 को उधर भेज दूंगा तो 74 माइनस 11, तो 9x बराबर हो जाएगा 74 में से 11 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा 63, और 9 के पहाड़े में 63 कितनी बार में आता है, तो x बराबर 63 बटा 9, 9 7 63, x का मान कितना आया 7 आ गया। अब x का मान 7 आ गया, अब एक एक करके उन संख्याओं में रख दो जो मैंने माना था, जो पूर्णांक में। तो पहला पूर्णांक क्या था, पहला पूर्णांक मेरा था x था, जो क्या हो गया 7। दूसरा पूर्णांक क्या था, दूसरा पूर्णांक था मेरा x प्लस 1, मतलब 7 प्लस 1 हो गया 8, और तीसरा पूर्णांक क्या था, तीसरा पूर्णांक मतलब x प्लस 2, मतलब 7 प्लस 2, तो हो गया 9। देखो तीनों पूर्णांक लाइन से आ गए, एक एक का अंतर है 7 8 9। तो इस तरह से हम लोग अपने पूर्णांक निकाल के और हमारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर से समझ लो भैया इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ था, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में, बढ़ते मतलब 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे बढ़ते क्रम में। फिर बोला था जिनको क्रमशः 2 3 4 से गुणा करने पे, तो देखो पहला मैंने माना x, दूसरा माना x प्लस 1 और तीसरा माना x प्लस 2। फिर क्या बोला है, पहले वाले को 2 से गुणा करो, कर दिया, दूसरे वाले को 3 से गुणा करो, कर दिया, चौथे वाले को 4 से गुणा करो, कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब मैंने तीनों को गुणा कर दिया फिर बोला तीनों का योग, तो देखो यहां पर मैंने तीनों का योग निकाल दिया, ये देखो तीनों का योग कर दिया मैंने, ये तीनों का योग किया, तीनों का योग करने के बाद इसका जो टोटल दिया था वो दिया था 74, ये मैंने यहां पर ये भी लिख दिया। अब क्या बोला है, यहां पर मैंने x वाली संख्या को एक साथ लिख लिया, ये x वाली संख्या को एक साथ लिख लिया और बिना x वाली संख्या को इधर कर दिया। अब ये हो गया 2 और 3 5 और 4 9 प्लस 11 बराबर 74। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 74 में से 11 को करेंगे तो 63 आएगा। 63 को जब 9 को नीचे ले जाऊंगा तो 9 के टेबल में 7 बार में आता है, x की वैल्यू आ गई 7। पहला पूर्णांक माना था x जो कि है 7, दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1, तो 7 को 1 से जोड़ा तो आ गया 8, तीसरा पूर्णांक था 2, तो 7 और 2 9, तो तीनों हमारे लाइन से आ गए। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, और हमने पूरा बता दिया कि पूर्णांक क्या थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और ये आयु वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत बढ़िया भी होते हैं। क्या दिया है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, या उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 का है, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी अनुपात की बात होती है तो वहां पर हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है। 4 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राहुल और हारून, माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु, हल करेंगे हम लोग, हल माना राहुल और
हारून की वर्तमान आयु 5x और 7x, 7x और 5x, ठीक है। लिख लिया, पहला काम ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, तो क्या हो जाएगा 5x + 4, और 4 वर्ष बाद हारून की आयु, तो 7x + प्रश्न अनुसार आयु का योग, प्रश्न अनुसार, है ना, दोनों के आयु का योग, मतलब राहुल की और हारून की कितना है 56। चलो लिख दिया 56। वही बात देखो, हर क्वेश्चन में हम यहां पे एक चीज कॉमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोनों में एक चीज कॉमन ये कर रहे हैं कि यहां पर x और x क्या है, चर है। तो कितना हो जाएगा, यहां पर दोनों x की वैल्यू है, तो 7 और 5 7, 8 9 10 11 12, दोनों को प्लस किया 12x, ठीक है। 4 और 4 कितना हो गया 8 बराबर 56। अब देखिए 8 को उधर ले जाओ, अब तक 56 है ना, उसके बाद 12x, तो 56 में से 8 को घटा देंगे, तो 56 में से 8 को घटाओगे भैया जब, तो बताओ कितना आता है। 56 में से 8 को पीछे की तरफ ले जाओ, देखो 8 को पीछे की तरफ ले जाओ, मतलब 56 में से पीछे की तरफ जाओ, तो क्या हो जाएगा 56, फिर उसके बाद जाओ कितना हो जाएगा, जैसे ये 8 है तो ये 56 है, उसके बाद जाओ कितने पे 55, फिर जाओ 54, फिर जाओ काय पे 53, फिर जाओ काय पे 52, फिर उसके बाद 51, फिर 50, फिर क्या आएगा, मतलब 48 और 8 कितना होता है, फिर काउंट कर लो 49 50 51 52 53 54 55 56, कितना आ जाएगा 48, तो कितना हो जाएगा 12x बराबर 48, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कोशिश किया करोगे, प्लस करो या खुद से इधर लाइन खींच के भी कर लिया करो। अब क्या हो जाएगा 12 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आता है, 12 कम 12 36 बार, 12 कम 12 24 बार, 36 12 चौको 48, तो 12 चौको 48, तो x बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। x बराबर 4 आ गया। अब x का मान आ गया, अब क्या करेंगे, x का जब मान आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमने आयु मानी थी, क्या थी, माना राहुल की आयु, तो राहुल की आयु कितनी थी 5x, तो 5 × 4 कितनी हो जाएगी 20। उसके बाद हारून की आयु, हारून 7x, मतलब 7 × 4 28। तो देखिए दोनों की आयु आ गई और दोनों की आयु को हमने निकाल भी लिया, एक की आयु हो गई 28 और दूसरी की हो गई 20। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और देखा कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें बिल्कुल सही आयु आई है कि नहीं। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं है। जो मैं बार बार कहता हूं एक चीज, भाई क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 3:5 का है, ठीक है, 3:5 का है, यहां पर दिया है 3:5। अब देखिए यहां पर जो अनुपात है वो 3:5 है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से, तो मतलब जो भी बालक हैं वो बालिकाओं से 8 अधिक हैं, ठीक है। जो बालिकाएं हैं उनकी जो संख्या है वो बालकों से जो है ना, मतलब बालक की जो संख्या है वो 8 अधिक है बालिकाओं से। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग कहेंगे हल माना बालिकाओं की संख्या
x है, ठीक है। तो बालिकाओं की संख्या x है, तो बालक की संख्या, बालक की संख्या x प्लस 8 है ना भाई, क्योंकि बाल जो है लड़कियों की संख्या हम लोग को नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से 8 ज्यादा है, तो मैंने उसमें 8 को प्लस कर दिया, है ना। बस यही कॉन्सेप्ट होता है जो समझने वाला होता है, और हमें एक रेखीय समीकरण बनाना पड़ता है उसका, ठीक है। ये सारे जो बन रहे हैं ना वो हमारे रेखीय समीकरण बनते जा रहे हैं। अब क्या करना है, अब इनका अनुपात, तो अनुपात प्रश्नानुसार x प्लस 8 अपॉन x बराबर अनुपात कितना है 7/5। बालक का अनुपात और बालिकाओं का अनुपात कितना है 7/5 है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको इधर गुणा कर दो और इसका गुणा यहां कर दो, तो 5x प्लस 8 बराबर 7 गुणा x, ठीक है। मैंने त्रियक गुणा कर दिया। त्रियक गुणा मतलब क्या करा, इसको ऐसे समझाता हूं मैं कि मैंने इसका गुणा इसके साथ कर दिया और इसका गुणा इसके साथ कर दिया, त्रियक गुणा कर दिया। त्रियक गुणा करने में बराबर का निशान है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलिए क्या करेंगे, 5x 8 पंजे 40 बराबर 7x। मैंने 5 का गुणा कर दिया, 5 का गुणा किया 5x, 5 अट्टे 40। अब देखिए x को साथ में ले आऊंगा और बिना x को उधर ले जाऊंगा, ये 5 है ना, इसको इधर ले जाऊंगा 7 के पास, तो 40 बराबर 7 माइनस 5, ठीक है। तो 40 बराबर 2x है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 40/2 बराबर x हो गया 20। तो x का मान कितना आ गया 20। 4 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आएगा, 20 बार में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, चलिए बालिकाओं की संख्या निकल गई, तो बालिकाओं की संख्या कितनी है, बालिकाओं की संख्या हो गई 20। तो बालक की संख्या तो हो जाएगा 20 प्लस 8, तो 20 प्लस 8 कितनी हो गई 28। ये देखिए क्वेश्चन को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, हमने सॉल्व किया, कहां पहुंचे, नतीजे पे पहुंचे। तो आप लोग ने देखा कि हम लोगों ने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद देखा कि भाई कितनी किसकी संख्या है, 8 ज्यादा थी। तो इस आंसर से क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर बालिकाओं की संख्या 28 निकल गई तो 20 निकल गई, तो बालक की संख्या उससे 8 ज्यादा है तो 28 हो गई, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया है बाईचुंग के पिताजी, नाम लग रहा होगा आप में से होगा किसी का, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। भाई देखो पिताजी जो हैं वो बाईचुंग के पिताजी से, है ना, मतलब बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। समझ में आया क्वेश्चन कि बाईचुंग के जो पिताजी है ना वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, और बाईचुंग से, ये उससे जो लिखा है ना ये कंफ्यूजन वर्ड है। आप इसको ये समझो ये बाईचुंग ही है, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो क्या करना है, यदि तीनों की आयु का योग 135 है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। भाई देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, समझने वाला भी है। तो देखो सबसे पहली बात हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले माना बाईचुंग की आयु x है, बाईचुंग की आयु x है, और बाईचुंग के क्या हो जाएगा, बाईचुंग के पिताजी की एज है ना, तो बाईचुंग के जो पिताजी की एज है वो 29 वर्ष ज्यादा है, तो यहाँ पे बाईचुंग की जो एज है वो x है ना। तो बाईचुंग के पिताजी की एज, तो हम लिखेंगे पिताजी की उम्र या पिताजी की आयु वो कितनी है
x प्लस 29 जो भी है, पर वो बाईचुंग से तो बड़े हैं ना, मतलब 29 वर्ष बड़े हैं बाईचुंग से। फिर उसके बाद कितने, दादाजी, दादाजी से क्या हो गया, दादाजी की एज, दादाजी की आयु, चलो भैया दादाजी की आयु, तो वो x प्लस 29 प्लस 26 ये हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारे दादाजी की एज। मतलब अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 29 और 26 कितना हो जाएगा, तो 29 और 26 9 10 11 12 13 14 15 15 की 5 हासिल का 1 2 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 55। ये हो गई दादाजी की उम्र। अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्रश्न अनुसार, क्या दिया हुआ है, प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तीनों की एज, मतलब x प्लस 29 प्लस x, ये तो है x प्लस x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 और कितना है 135, 135। चलिए तीनों को प्लस करिए, x x x कितना हो जाएगा 3x। उसके बाद 55 और 29, चलो प्लस कर लो, ये रहा 55 और ये रहा 29, ठीक है। 29 को ठीक से लिख लीजिए, ये रहा 55 और ये रहा 29, तो 55 क्या हो जाएगा 5 और 9 10, 5 और 9 10 11 12 13 14, 14 की 4 हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, कितना हो गया 84, मतलब 84। अब उसके बाद 125। अब देखिए आप 84 को आप उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 135 माइनस 84, ठीक है। अब 135 में से 84 को माइनस करिए, तो 135 में से 84 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए भाई, 50, एक सेकेंड करके देखिए, देखिए सबसे पहले एक बार हम इस क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि यहां की चीज अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष क्या थे, 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले बाईचुंग की आयु को ले लिया x, तो ये हो गई x। उसके बाद पिताजी की जो आयु थी, मतलब जो बाईचुंग है वो तो उसके पिताजी से 29 वर्ष बड़ा है ना, 29 वर्ष छोटा है, मतलब पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं, तो ये हो गए बड़े। उसके बाद जो दादाजी हैं तो वो कितने बड़े हो गए, तो 29 प्लस 26 कितना हो गया x प्लस 55। तो ये हमने क्या करा, तीनों की आयु को क्या कर लिया हमने यहाँ पर प्लस कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो तीन थे x प्लस x 55, और उसके बाद ये कितने थे 3x थे, तो 3x मेरा यहाँ आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 29 प्लस 55 को मैंने जोड़ा तो कितना आ गया 29 प्लस 55, 29 प्लस 55 को मैंने जोड़ा तो यहाँ पर कितना 29 प्लस 55 को जोड़ा 84 और 135 तो मेरा वहां था। अब मैं क्या करूंगा 135 के बाद 84 को ले जाऊंगा, मतलब ये 84 काय का है, 84 यहाँ पर मेरा प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो 3x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 को ठीक से लिख लीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर इधर आ जाते हैं हम लोग, तो x बराबर हो जाएगा 51/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही बात डिवाइड करके देखो 51 से कितनी बार में जा रहा है, 3 एकम 3, 2 बचेगा तो 3 सत्ते 21, मतलब 51 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 एकम 3, 2, 3 सत्ते 21, तो x का मान कितना आ गया 17 आ गया। तो चलिए भाई 17 आ गया है, तो अब एक एक करके सबकी उम्र निकालेंगे। तो सबसे पहले बाईचुंग की एज तो निकल गई 17। ठीक है, बाईचुंग की आयु कितनी हो गई, बाईचुंग की आयु कितनी हो गई 17। पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े थे, तो पिताजी की आयु, पिताजी की
आयु कितना हो जाएगा 17 प्लस 29। तो देखो 29 प्लस 10 कितना होता है 39, है ना। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, तो कितने हो जाएंगे 46 साल के पिताजी हो जाएंगे। और उसके बाद उनके दादाजी, तो दादाजी की आयु, चलो भाई दादाजी की आयु निकाल लेंगे तो हो जाएगा 17 प्लस 55, 17 प्लस 55। तो चलिए भाई 17 प्लस 55 कितना हो जाएगा 17 प्लस 55, 17 प्लस 55, तो 55 प्लस 17, 7 और 5 12, 12 12 की 2 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7, 72 वर्ष। तो दादाजी कितने के हैं 72 वर्ष के, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि एक की आयु 17 आई, एक की आयु 46 आई और एक की आयु कितनी आई 72 आई। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते करते धीरे धीरे करके हमने पढ़ा, उसके बाद सॉल्व किया, हमारे पास तीनों के आंसर आ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी आयु से 4 गुना हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। मतलब देखिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो अभी रवि की आयु पता है क्या, नहीं पता ना। तो चलिए जो नहीं पता उसको ले लेते हैं x। उसके बाद वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। माना रवि की वर्तमान आयु x है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है आयु 4 गुनी, ठीक है, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी, तो 4 गुनी हो जाएगी, तो मतलब कितनी हो जाएगी 4 गुनी का मतलब वर्तमान आयु का 4 गुना, तो वर्तमान आयु का 4 गुना, 4 गुना मतलब 4x, ठीक है। 4x को ऐसे लिख दो थोड़ा ठीक से। उसके बाद क्या बोला है 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो रवि की आयु जो थी 15 वर्ष मतलब 4x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 15 वर्ष बाद मतलब x प्लस 15, ठीक है। तो वर्तमान आयु में तो हमने बोल दिया कि वर्तमान आयु को हमने ले लिया x, और उसके बाद जो उस आयु थी उसमें 4 गुना भी कर दिया। लेकिन यहां क्या बोला 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो रवि की आयु 15 वर्ष बाद, तो रवि की आयु x थी, उसमें मैंने 15 और जोड़ दिया, तो यहां पर एक आयु निकल के आ गई। मतलब अब जो भी x का मान निकलेगा वो भी क्या निकलेगा आयु हो जाएगा। आप क्या करेंगे यहां पर x को इधर लेके आएंगे, तो 4x माइनस एक्स इजिकल्स टू 15, ठीक है। यहां पर x, चलिए अब क्या हो जाएगा x को इधर लेकर आ गए, तो 4 में से x गया तो कितना बचा 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/3, तो 3 पंजे 15, x का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो ये निकल गई किसकी आयु, कितनी आयु निकल गई रवि की वर्तमान आयु कितनी निकल गई 5 वर्ष निकल गई। मुझे यहां पर x का मान ही निकालना था, तो मेरा मान आ गया। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ो, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो मैंने क्या करा रवि की आयु को मान लिया, वर्तमान आयु को ले लिया x, और क्या माना उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की जो आयु थी 15 वर्ष बाद और उसकी 4 गुना जो थी मैंने उसको लिया। उसके बाद x को मैंने पास में ले लिया, 3 को नीचे भेज दिया, x का मान कितना आ गया, x का मान जो है 15/3, 3 से जब 15 से डिवाइड किया तो 3/15, तो उसकी जो वर्तमान आयु जो है निकल गई, वो क्या निकल गई वर्तमान आयु क्या निकल गई, वो निकल गई 5। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये सारे क्वेश्चन आपके 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपके यहां पर इनको कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। फिर से समझो, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर 2/3 जोड़ने पर
-7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। माना वह संख्या x है। क्या बोला है? एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके, ठीक है, 2/3 जोड़ के क्या मिलता है? -7/12। सही जमाया क्वेश्चन। देखिए, एक परिमेय संख्या को, मतलब वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, 5/2 से, तो हम 5/2 से गुणा कर दिया, उसके बाद 2/3 जोड़ने पर जोड़ दिया, -7/12 होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। लिखिए माना वह संख्या x है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया 5/12x -7/12, ये 2/3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2/3। चलिए 5/12, जैसा कि मैंने आपको हर बार बताता हूं कि 12 और 3 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं, लेकिन जो बड़ा है उसको हम लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। 12 से 12 का जब भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का जब 7 में गुणा करेंगे तो -7 ही आएगा। 12 का 3 में गुणा करते हैं, भाग देते हैं तो कितना आता है? 4। 4 का जब 2 में गुणा करेंगे तो -8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5/2 -7 और 8 -15/12, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहां पर कुछ चीज कैंसिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखिए 3 पंजे 15, 3 चौको 12। चलिए आगे ले लेते हैं। अब यहां पर अगर कैंसिल हो गया है तो ये हो जाएगा 5/2x बराबर -5/4। अब देखिए यहां पर ये दोनों एक गुणा में भी एक भाग में भी है। जब मैं उसको उधर भेजूंगा, देखिए इसका कैसे होगा? 2/5, मतलब उल्टा हो जाता है। जो गुणा में वो भाग में हो जाएगा, जो भाग है वो काय में हो जाएगा? गुणा में। तो चलिए 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान हो गया -1/2। तो ये मेरी वो संख्या निकल गई, परिमेय संख्या, जिसको मैंने 5/2 से गुणा किया और 2/3 जोड़ा तो -7/12 आ गया। तो x जो वह आ गई परिमेय संख्या -1/2। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके हमारा आंसर निकाला। तो आपने देखा होगा हमारा आंसर यह आ गया। तो देखिए एक एक करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और क्वेश्चन को समझा, समझते भी जा रहे हैं और सॉल्व भी करते जा रहे हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। लक्ष्मी जो है वो एक बैंक में खजांची है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है? उसके पास नकदी के रुपए में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 वाले नोट हैं। कितने के? 100 रुपए के, 50 रुपए के, 10 वाले नोट हैं। उसकी संख्या में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है, ठीक है। उनकी संख्या में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? देखिए क्वेश्चन आया समझ में? फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रुपए में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 वाले नोट हैं। उसकी संख्या में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है। उसके पास प्रत्येक के कितने कितने नोट है? तो देखिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो क्वेश्चन जो दिए रहते हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है और क्या क्या दिया रहता है उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 50, 100 और जो रेशो दिया हुआ है पहले हम उस पर बात करते हैं। और 100 के नोट, 50 के नोट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काय के माना नोटों कितने, प्रत्येक के कितने कितने नोट है। तो हम लिखेंगे माना नोटों की संख्या x है। हम इसको ऐसे करते हैं सॉल्व। चलिए हल। माना नोटों की संख्या x है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका कुछ नहीं है तो x मान लो। अब क्या है? 100 रुपए वालों के, 100 रुपए वाले नोट की संख्या, 100 रुपए वाले
नोटों की संख्या। देखिए संख्या में गुणा करेंगे तो 100 इंटू एक्स, ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। सो कैसा लिखेंगे इसको, 100 इंटू एक्स 100, 100x। उसके बाद 50 रुपए वाले सब नोटों की संख्या, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो गई, तो ये हो गई 50 इंटू एक्स बराबर 50x। फिर क्या बोला, 10 रुपए वाले नोटों की संख्या, तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो चलिए 10 रुपए वाले नोटों की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 10 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10x। अब क्या बोला है कि इनमें जो अनुपात है, जो कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात इसका है। तो चलिए यहां पर एक काम और करते हैं, ये जो अनुपात जो दिए हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 5x। इसको ऐसा कर लो आप, है ना, मतलब जो अनुपात है 100 रुपए वाले का 2x हो गया, और 50 वाले का 3x हो गया, और 10 रुपए वाले का 5x हो गया। तो जब हम लोग इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए इनको आप ऐसे समझ लीजिए तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 100 इंटू 2x, तो कितना हो जाएगा 200x, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 इंटू 3x, तो 15, 5 दिया 15, तो 150x। और उसके बाद 10 इंटू 5x, तो कितना हो जाएगा 50x। यहां पे एक लाइन और लिख लो आप लोग या बढ़ा लो, तो ये हो जाएगा 2x, 3x और 5x, ऐसे कर लीजिए। तो हम अनुपात से हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब मुझे क्या करना है, उनका कुल योग कितना है। चलिए ये है 200x, ये है 100x, ये है 50x बराबर 4 लाख, ठीक है। अब मैं इनको प्लस करता हूं, तो प्लस करने पे कितना आएगा, प्लस करने पे कितना आएगा, 200 और 150 और 50, ये भी 400 हो जाएगा। तो 400x बराबर 4 लाख, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 लाख, और 400 से कर दूंगा भाग, तो जो जीरो से जो 2 जीरो चला गया, तो x बराबर कितना हो गया 4000, 4000 बटा 4, तो कितना आ गया 1000। तो x का मान कितना आ गया 1000, ठीक है। अब देखिए जो हमने माना था 100 रुपए वाले नोटों की संख्या, तो कितना था 100 रुपए वाले संख्या कितनी थी 2x, तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या, ठीक है। तो कितना था 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 1000, तो कितना हो गया 2000। वैसे ही क्या होगा 50 वाले कितने थे, 50 वाले थे आपके 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 1000, मतलब 3 गुणा 1000, तो हो जाएगा 3000। और ऐसे ही कितने थे 10 वाले कितने थे, 10 वाले थे आपके 5, तो 5 गुणा एक्स मतलब 5 गुणा 1000, तो कितना हो जाएगा 5000। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जिसमें जितने जितने नोटों की संख्या थी, उन संख्याओं को हमने पहले x, उन संख्याओं को पहले हमने माना x, फिर x को मानने के बाद फिर हमने क्या करा, x को मानने के बाद फिर हमने x की वैल्यू निकाली, मतलब x का मान निकाला, और x का मान निकालने के बाद दोबारा से जो हमने जो इनकी संख्याएं थी, उस संख्याओं से मैंने जो अनुपात दिए थे, उस अनुपात से मैंने उस संख्याओं का गुणा किया और मेरा आंसर आया। ऐसे ही एक एक करके हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया और फिर देखा हमारे आंसर भी इजीली आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेरे पास 300 मूल्य के 1, 2 और 5 वाले सिक्के हैं, मतलब 300 मूल्य के, है ना, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं।
2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या के तिगुनी है। देखिए अगर मैं ये वाली लाइन की बात करूं तो इस वाली लाइन में एक क्वेश्चन हम लोग अभी पहले भी कर चुके हैं। फिर उसके बाद और सिक्कों की कुल संख्या, और यहाँ पे जो तीनों की सिक्कों की जो कुल संख्या दी है ना वो 160 दी हुई है। मतलब 1 रुपए वाले सिक्के और 2 रुपए वाले सिक्के और 5 रुपए वाले सिक्के, तीन सबको अगर सारे सिक्कों को मिलाऊं तो उनकी जो संख्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो 160 दी हुई है। ठीक है, वो तो मूल्य है, वो तो अलग है। ठीक है, अब बात वही होती है कि सबसे पहली बात कि ये जो क्वेश्चन हम लोग जो कर चुके हैं वो इसका वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या है। चलिए सबसे पहले माना हल लेते हैं यहां पर, है ना। माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है। ठीक है, और उसके बाद 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तिगुनी है, तो 3x हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो मतलब जो भी 5 रुपए की सिक्कों की संख्या है ना, तो अगर मैं 2 रुपए से मिलाऊंगा तो 2 रुपए की संख्या उससे ज्यादा 3 गुना ज्यादा निकलेगी। तो इसलिए मैंने उसको 3 का गुणा कर दिया। अब बचा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या देखो सबसे पहले कुल टोटल कितनी थी, 160, तीनों की 160 थी, वो हमने देखा। उसके बाद ये जो है इन दोनों की संख्या से टोटल करके जब हम 160 को माइनस करेंगे तब जाके इसकी संख्या निकलेगी। यही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन को किया था। अब देखिए वही बात, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5x, तो 5 वाले सिक्कों की संख्या, अब संख्या से मतलब जैसे मान के चलिए मेरे पास 5 सिक्के हैं, 5 के 5 सिक्के हैं, तो मैंने 5 को 5 सिक्कों से मल्टीप्लाई किया तो 25, तो मैंने उन संख्या को x मान लिया, तो वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 5x। तो चलिए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो कितनी हो गई, 5x, और 2 रुपए वालों में तो 2 से 3 का गुणा हो जाएगा, तो 2 रुपए वालों की संख्या कितनी हो गई, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो मैं इसको ऐसे लिख के कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 3x इंटू 2, तो हो जाएगा 6x, है ना। और हमारे पास उसकी जो संख्या थी कितने, 1 रुपए वालों की, कितने 1 रुपए वालों की, तो उससे जब हम गुणा करेंगे तो 1 रुपए वालों का क्या हो जाएगा, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 1 इंटू 160 इंटू 4x वही रहेगा। अब जो तीनों का हमको दिया हुआ है मूल्य, तो मूल्य निकालने के लिए तीनों को प्लस करेंगे। तो प्रश्न अनुसार 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, 6 और 5 11 में से 4 को घटा दो। देखो या तो सबसे पहली बात 4 में से 5 को घटा दो तो कितना बचा, प्लस का 1 बचा, और फिर उसके बाद 6 कितना हो गया, 7 हो गया। या एक काम करो, आप 6 और 5 हो गए 11 में से 4 को घटा दो, कितना बचेगा, 7x प्लस 160 बराबर 300। ठीक है, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 300 माइनस 160, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 300 में से 160 को माइनस करो, तो 300 और 160, है ना। यहां हो गया 10 में से 6 गए 4 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, कितना हो गया 140। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 140 बटा 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 20, तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। देखो x का मान 20 आ जाएगा। तो अब देखिए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, चलो एक बार कर लेते हैं। 5 रुपए वाले सिक्के हो जाएंगे हमारे 20, 2 रुपए वाले हो जाएंगे जब हमने गुणा किया
तो 2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, गुणा करेंगे। और ऐसे ही हम लोग जब निकालेंगे इसमें 1 रुपए वाले सिक्के, तो हम लोग x की जो संख्या उससे गुणा करके 160 से माइनस कर देंगे, तो वो किसकी संख्या निकल जाएगी, हमारी उन सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं इसको भी। देखिए तो सबसे पहले 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी, निकल गई कितनी, 20। उसके बाद 2 रुपए वालों की संख्या कितनी थी, 3 × 20, तो कितनी हो गई, 60। और उसके बाद क्या बोला था, 1 रुपए वालों की, तो 1 रुपए वालों की तो 160 माइनस 4 × 20, तो कितना हो जाएगा 160, और 4 दूनी 8, 80। अब आप क्या कहेंगे, 80 बचेगा। तो यहां पर हमारा जो निकल के आए, तीनों के सिक्कों की जो संख्या निकल के आ गई वो हमारी इस तरह से आ गई, जिससे हमारा जो सिक्कों की जो काउंटिंग है वो भी पता पड़ गई, और एक एक करके हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर लिया। यहां पर हम लोग आंसर करेंगे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, और उसके बाद हम लोग यहां पर एक एक करके आंसर को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। का 2.2.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 16 में दिया है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएं। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतियोगी में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में यह दिया है कि देखो सबसे पहले जो है वो 63 पार्टिसिपेटर्स हैं, मतलब उसके अंदर जो 63 लोग हैं उनने एक कंपटीशन में क्या किया, भाग लिया। अब जो कंपटीशन करा रहा था उसने क्या किया, उसने ये किया कि भाई जो निबंध प्रतियोगिता है उसमें जो 63 लोग आ रहे हैं, तो उसमें से क्या करा है, उनमें से जो विजेता होंगे ना उनको हम लोग देंगे 100 रुपए, और जो विजेता नहीं भी बने उनको हम लोग 25 रुपए दे देंगे। तो अब पता क्या करना है, पता यह करना है कि विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है मुझे, मतलब मुझे यह पता करना है कि इनमें कितने लोग हैं जो जीत गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार ये क्वेश्चन को दोबारा से अंडरस्टैंड करा देता हूं। क्या है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने, मतलब जो भी ये निबंध प्रतियोगिता करा रहा है, निबंध प्रतियोगिता, उसने क्या करा है, तय किया कि विजेता को 100 रुपए, मतलब जो जीत जाएगा उसको 100 रुपए देंगे और जो नहीं जीतेगा उसको हम 25 रुपए देंगे। तो टोटल कितने लोग आए, 63 लोग आए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं माना विजेताओं की संख्या। हम सबसे प्रतियोगित लिखने से पहले हम लोग लिखेंगे माना विजेताओं की संख्या। हल लिखेंगे माना विजेताओं की संख्या, माना विजेताओं की संख्या x है। ठीक है, ये जो विजेता है ना इनको मैं मान लिया x है। अब क्या है, कुल प्रतिभागी है ना, क्या है, कुल प्रतिभागी कितने हैं, कुल प्रतिभागी कितने हैं, 63। ठीक है, अब क्या करना है, अब यह करना है कि जो विजेता है उनको राशि कितनी बांटी है, तो 100 रुपए विजेताओं को राशि बांटी गई। तो ये विजेताओं की संख्या है, तो विजेताओं की संख्या में हम लोग जो राशि है उसको गुणा कर देंगे, तो जिससे क्या पता पड़ जाएगा, जिससे पता पड़ जाएगा कि जो विजेता हैं उनको 100 राशि, मतलब कितने विजेता हैं जिनको राशि 100 रुपए बांटी। लेकिन अभी हमने राशि को क्या मान के रखा है, 100 x मान के रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए लिखते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रत्येक विजेता को या 100 रुपए विजेताओं को बांटे गए, तो विजेताओं की संख्या या 100 रुपए वाले विजेताओं की संख्या, ऐसा लिख लेते हैं। विजेता जिनको 100 रुपए बांटे गए, तो देखिए 100 रुपए बांटे गए और विजेताओं की संख्या कितनी थी, x थी, तो कितना हो जाएगा 100x। यहां तक आया चीज समझ में, बहुत इजी है। जो विजेता हैं
उनमें से जो 100 रुपए हैं उनको मैंने बांट दी, मान के चलिए 5 विजेता है, तो 5 विजेताओं को मैंने 100 रुपए बांट दिए, तो कितने हो गए, 500 हो गए। तो मैंने यहां पर अभी विजेताओं को क्या मान लिया था, x मान लिया था, तो यहां पर हो जाएगा ये 100x। अब कौन बचे, अब बचे क्या, कितने लोग, अब जो प्रतिभागी, अब बचे हुए प्रतिभागी क्या हो गएंगे, बचे हुए प्रतिभागी, तो बचे हुए प्रतिभागी तो सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा, बचे हुए प्रतिभागी, तो देखो बचे हुए प्रतिभागी कैसे बनेंगे, सबसे पहली बात 63 में से ये तो हो गए क्या, 63 में से ये तो हो गए विजेता, अब जो बचेंगे, ठीक है, वो बचेंगे तो ये हो जाएंगे। और अगला हम ये भी लिख सकते हैं कि बचे हुए विजेताओं को बांटी गई राशि, तो हम लोग लिख सकते हैं बचे हुए प्रतिभागी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बचे हुए प्रतिभागी को बांटी हुई राशि, बांटी गई राशि। तो हम लोग यहां पे एक पॉइंट और बचे हुए एक लिख देते हैं, बचे हुए प्रतिभागियों को बांटी गई, ठीक है, बांटी गई राशि। तो कितनी राशि बांटी थी, 25 रुपए, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 63 माइनस x, ठीक है। अब देखिए, अब और आगे क्या बोला था, आगे ये बोला था कि इन पुरस्कार में बांटी गई राशि, मतलब इन तब का टोटल, मतलब पूरी राशि कितनी बांटी है, 3000 बांटी है। तो चलिए जो जो बांटा है उसको हम लिख लेते हैं, क्या बांटा है, 100x, ये वो जो विजेता को बांट दी है ना 100 रुपए। दूसरा, ये जो विजेता है, जो मतलब जो जीते नहीं थे लेकिन फिर भी उनको 25 रुपए बांटे, तो ये हो गया बराबर 3000, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम ये करेंगे कि 25 का हम लोग क्या करेंगे, 25 का गुणा करेंगे 63 में और 25 का गुणा करेंगे x में, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 25 का जब 63 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1575, और उसके बाद 25 का जब x में गुणा करेंगे तो 25x बराबर 3000, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 100 में से 25x, मतलब ये 100 है और ये 25 है, तो 100 में से 25 को हम करेंगे माइनस, तो चलिए हम लोग यहां पे साथ में लिख देते हैं, तो 100x माइनस 25x, और उसके बाद 3000 जो है ना, और ये जो 15 है, ये 1575 है, इसको मैं उसके पास भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 3000 माइनस 1575। तो देखिए बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, 100 में से 25 चले गए तो बचा 75, और उसके बाद 3000 में से जब 1575 करे तो कितना आ गया, 1425, माइनस करके देखना। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगली जो स्टेप होगी हमारी वो क्या होगी, तो x बराबर हो जाएगा हमारा, x बराबर 1425 बटा 75, और जब 75 को हम लोग 1425 से भाग देंगे, है ना, जैसे 75 कम 75, उसके बाद पूरे 19 बार में ये क्या हो जाएगा, पूरा 19 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा 19 बार में डिवाइड हो जाएगा। या एक काम करो, जिसको नहीं आता है वो पहले इसको 5 के पहाड़े से काटो, या इसको आप 5 के पहाड़े से या 25 के पहाड़े से आप इसको करके देखो, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे अच्छा ये है 5 के पहाड़े से काट के देखो, आराम से आपको ये आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद x का मान आ गया। अब सबसे पहली बात, विजेताओं की संख्या कितनी हो गई भैया, देखो 19 विजेता थे, 19 विजेता थे, ये तो हो गए। अब उसके बाद क्या पूछा था कि बचे हुए प्रतिभागी, मतलब अब 63 में से मैं 19 को माइनस कर दूंगा, तो जो बचे हुए प्रतिभागी हैं तो वो कितने हो जाएंगे, वो भी मुझे पता पड़ जाएगा कि बचे हुए प्रतिभागी कितने हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहां पर बचे हुए प्रतिभागी भी निकाल लेते हैं। खैर मुझे विजेताओं की संख्या निकालना थी तो मैंने विजेताओं की संख्या निकाल ली। अगर आपको एक पता करना है कि भाई जो बचे हुए प्रतिभागी जिनको 25 रुपए बांटे गए, तो आप लोग उसको 63 में से 19 को माइनस कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें कितने प्रतिभागी थे जो
जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने 25 रुपए मिले। मुझे क्या निकालना था, विजेताओं की संख्या, तो विजेताओं की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। और उसके बाद अगर आपको निकालना है कि इसके अंदर कितने प्रतिभागी थे जिनको 25 रुपए मिले, ठीक है, 25 रुपए मिले, तो आप अगर 63 में से 19 को माइनस करोगे तो ये भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कितना आएगा। आई बात समझ में? चलिए आप पढ़ाई करते रहिए। हमारी आज 2.2 मतलब 2.2 भी कंप्लीट हो गई है। मेरे साथ बने रहिए, पर कहां पर बने रहिए, आपको बने रहना है मैग्नाइट ब्रेन हिंदी में, जहां पर आपको मिलता है 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। आप अपने छोटे बड़े भाई बहन जितने भी हैं, अपने फ्रेंड्स, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे वीडियोस देखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।